आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन एकेडमी बाय परवेज अहमद में स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास 11th का रसायन विज्ञान का दूसरा लेसन पढ़ा रहा था, उसमें 2 भाग हो चुके हैं और उनमें मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ा दी थी, प्रोटॉन की खोज बाकी थी। आइए अब देखते हैं प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई है। कैनाल किरणें अथवा धन किरणें तथा प्रोटॉन की खोज। कैनाल किरणें जो होती है उन्हें धन किरणें भी कहते हैं और धन किरणें जो होती हैं उन्हें प्रोटॉन भी कहा जाता है। इन्हें इंग्लिश बोलते हैं पॉजिटिव रेस बोलते हैं धन किरणों को। एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, देखते हैं किस प्रकार कैनाल किरणों की खोज हुई है या प्रोटॉन की किस प्रकार खोज हुई है। आइए देखते हैं। ये फिगर देख लीजिए, ये जो है गोल्डस्टीन का प्रयोग है। गोल्डस्टीन ने एक विसर्जन नली ली थी और उनमें अल्प दाब पर, यानी उनमें जो दाब था बहुत कम था, और उनमें विद्युत विसर्जन कराया तो कैथोड के पीछे, यानी ये जो कैथोड है, कैथोड इधर है, कैथोड की प्लेट है, कैथोड के पीछे जो है प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। यहाँ देख रहे हैं प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है। गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि ये जो किरण आ रही है कैथोड किरण के छिद्रों से निकल कर, यहाँ देख रहे हैं कैथोड किरण में जो है वो छिद्रित कैथोड प्लेट लिए हैं और उनमें जो छिद्र है, छिद्र से जो निकल रही है कैथोड, वहाँ पीछे कैथोड के पीछे की तरफ प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। अब देखते हैं हम थियरी के द्वारा अच्छे से देखते हैं क्या है। गोल्डस्टीन ने 1886 में ज्ञात किया कि जब छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में अल्प दाब पर, यानी दाब बहुत कम हो, अल्प दाब पर विद्युत विसर्जन कराए तो कैथोड के पीछे दीप्ति उत्पन्न होती है। कैथोड के पीछे जो होती है दीप्ति उत्पन्न होती है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, अल्प दाब पर, यहाँ पर विसर्जन नली में अल्प दाब पर गैस को जब विद्युत विसर्जन कराया तो कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न करती है, यानी प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। इस प्रकार से कैथोड किरण, यानी इनका ये मतलब है कि जो किरण आ रही है और जो कैथोड, छिद्रित कैथोड प्लेट जो लगी है, उनमें से किरण पार होकर कैथोड के पीछे प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। इनका यही मतलब था। जो एक किरणें छिद्रित से पार हो जा रही है, उन्हीं किरणों को उन्होंने कैनाल किरण का नाम दिया। देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव जो है यहाँ से चलने के बाद ये कैथोड जो छिद्रित प्लेट है इनमें से निकल जा रही, पार हो जा रही और कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न करती है। और इन जो दीप्त उत्पन्न करती है, गोल्डस्टीन ने इन्हीं दीप्त को ही कैनाल किरण का नाम दिया। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि क्या है, देखते हैं थियरी के द्वारा। गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा क्योंकि ये किरणें कैथोड के छिद्र से निकलकर आगे जाती हैं, इसलिए इन्हें कैनाल किरण कहा गया। जो गोल्डस्टीन थे, यहाँ पर जो किरण आ रही है कैथोड जो है छिद्रित है, छिद्र से पार हो जा रही है और आगे जो दीप्त उत्पन्न कर रही है, उन्हीं को गोल्डस्टीन ने कैनाल किरण का नाम दिया। अब देखते हैं अगली पॉइंट है, यदि विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है तो धन किरणों के कणों को प्रोटॉन कहा जाता है। जो गोल्डस्टीन का प्रयोग है, अगर जब उनमें हम हाइड्रोजन गैस का जब प्रयोग करते हैं तो जो किरण उत्पन्न होती है उन्हें प्रोटॉन कहा जाता है। अब देखते हैं कैनाल किरण यानी धन किरणों के गुण। देखते हैं क्या प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव रेज। देखते हैं इन सभी को बारी बारी से देखते हैं। धन किरणें सीधी रेखा में चलती है। जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन में बताया था कि जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती है, उसी प्रकार सेम धन किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए फिगर में, जो किरणें चल रही हैं सीधी रेखा में चल रही हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट है, धन किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है। कैथोड किरणें जो थी वो भी चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती थी और धन किरणें जो है वो भी चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, परंतु जो कैथोड किरणों के विपरीत होती हैं। जो इनकी किरण मुड़ती है वो कैथोड किरण के विपरीत होती है, यानी कैथोड की किरण जो थी वो कैथोड से केवल एनोड की तरफ जा रही थी। यहाँ पर देख रहे हैं कैथोड से केवल एनोड की तरफ जा रही है, लेकिन इनका जो दिशा है वो एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है।
अब तीसरा देखते हैं, धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। धन किरणें जो होती हैं वो भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, जैसा कि कैथोड किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती थी। अब चौथा है, धन किरणें धातुओं की पतली पन्नी को वेद कर आर पार निकल जाती है। जैसे कि कैथोड किरणों के गुण हैं, लगभग सेम कैनाल किरणों के भी गुण मिल रहे हैं। कैथोड किरणें भी पतली पन्नी को वेद कर पार कर जाती थी और धन किरणें भी धातु की पतली पन्नी को आर पार वेद कर आर पार निकल जा रही है। इनकी जो वेधन शक्ति होती है वो कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है, यानी कैथोड किरणों की जो वेधन शक्ति होती है वो बहुत ही तेज होती है। अब पांचवा पॉइंट है, धन किरणें प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति दोनों उत्पन्न करती हैं। इनमें जो है प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति दोनों उत्पन्न करती है, जबकि कैथोड किरण जो थे वो केवल प्रतिदीप्ति ही उत्पन्न करती थी। जो कैथोड किरणें थी वो एनोड के पीछे, एनोड वाले प्लेट के पीछे कांच की जो दीवार थी वहाँ पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती थी। और इन धन किरणों में जो है उनमें प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति दोनों उत्पन्न करती है। और छठवां देखते हैं क्या है, धन किरणों का वेग कैथोड किरणों की वेग से कम होता है, यानी जो कैथोड किरणों थी उनका वेग बहुत ही तेज था और धन किरणों की अपेक्षा बहुत तेज होती है कैथोड किरणों की वेग। अब देखते हैं धन किरणों की प्रकृति क्या है, इनका नेचर में कैसा व्यवहार होता है देखते हैं, यानी नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज। ठीक, थॉमसन और विंग नामक वैज्ञानिक ने धन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और उन्होंने सिद्ध किया। ये जो दोनों वैज्ञानिक थे थॉमसन और विंग, इन्हीं दोनों ने धन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया था और उनके निष्कर्ष के और कुछ निष्कर्ष निकाला, वो इस प्रकार देखते हैं क्या है। धन किरणें धनावेशी कणों से बनी होती है। अब दूसरा जो है देखते हैं, दूसरा क्या है, धन किरणों के कणों के लिए आवेश यानी ई तथा द्रव्यमान यानी यम का अनुपात विद्युत विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। गैस की प्रकृति जैसा होगी उनका आवेश और द्रव्यमान का अनुपात भी वैसा ही होता है। अब देखते हैं तीसरी पॉइंट क्या है, विभिन्न विभिन्न गैसों से प्राप्त धन किरणों का मान यानी ई अपान यम का मान भिन्न भिन्न होता है। जब जैसे गैस अगर अलग अलग ली जाएंगी तो जाहिर सी बात है उनके जो मान होंगे वो अलग अलग होंगे। अब क्या है, धन किरणों के ई अपान यम का मान सार्वत्रिक नियतांक नहीं होता, यानी उनका जो मान है नियतांक नहीं होगा। कुछ गैस के लिए दूसरा उनका नियतांक होगा और कुछ अलग दूसरे गैस के लिए उनका दूसरा नियतांक होगा। नियतांक यानी कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक, अब देखते हैं चौथा क्या है, हाइड्रोजन गैस की धन किरणों के धनावेशित कण यानी प्रोटॉन जो है के लिए ई अपान यम का जो अनुपात होता है वो 9.579 गुणे 10⁴ कूलाम पर ग्राम होते हैं। हाइड्रोजन गैस की धन किरण के कण यानी H+ आयन को जिस पर 1.602177 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है धनावेश है तथा जिसका द्रव्यमान 1.67 तो 6 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन गैस की जो धन किरण होती है उनका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन यानी 6, इनका द्रव्यमान इतना 1.6, इन्हें केवल 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम भी लिख सकते हैं। इनका जो द्रव्यमान है ग्राम में जो है 1.6726 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। इस प्रकार प्रोटॉन नाम पड़ गया। अब देखते हैं आगे और क्या है। अब छठवां और लास्ट पॉइंट है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन से इतना गुना यानी 1836 गुना अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है प्रोटॉन से। अब यहीं पर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1919 में। यहाँ पर देख रहे हैं रदरफोर्ड ने 1919 में एक आविष्कार किया। उन्होंने नाइट्रोजन को लिया, ठीक, नाइट्रोजन गैस को लिया यानी ये 7 जो है उनका परमाणु क्रमांक है
7 लिया, इनका परमाणु भार जो होता है वो 14 है। ठीक, नाइट्रोजन को लिया और उन पर अल्फा किरणों की तीव्र बमबारी की, यानी 2He4। ये जो है अल्फा कण है, ये अल्फा कण है। अल्फा कण की बमबारी बहुत ही तीव्र किया। ठीक, तब उन्हें नाइट्रोजन से चेंज होकर उन्हें ऑक्सीजन मिला। ठीक, ऑक्सीजन मिला और यहाँ पर 1H1 यानी प्रोटॉन प्राप्त हुआ। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कणों की तीव्र बमबारी की। ठीक, तीव्र बमबारी की जब, तब उन्हें नाइट्रोजन के परमाणु के स्थान पर, यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन के परमाणु के स्थान पर ऑक्सीजन मिल गया। ठीक, ऑक्सीजन के परमाणु में बदल गए, नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं वो ऑक्सीजन में बदल गए और प्रोटॉन का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन निकल रहा है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था प्रोटॉन के खोज के लिए। इनके इसी सिद्धांत से यह क्लियर हो गया कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह ही मूल कण है। ये जो है प्रोटॉन जो है मूल कण है और इलेक्ट्रॉन भी जो था वो मूल कण था। इलेक्ट्रॉन के समान ही प्रोटॉन जो भी है वो मूल कण है। अब प्रोटॉन की भी खोज हो गई। अब देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो चैडविक है, इनका पूरा नाम लिख दे रहे हैं, ये है जेम्स चैडविक। ठीक, हम जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने 1932 में यह ज्ञात किया कि जब बेरिलियम अथवा बोरान आदि हल्के तत्व पर तीव्र गति से अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो उनसे उदासीन बेधी कणों का उत्सर्जन होता है, जिन्हें न्यूट्रॉन कहा गया। इनका यह मतलब जेम्स चैडविक ने जो सबसे हल्के तत्व थे, यानी बेरिलियम और बोरान, सबसे वैसे हल्के तत्व थे प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन को उन्होंने नहीं लिया। बेरिलियम अथवा बोरान आदि हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी बहुत तेजी से की। ठीक, तब उन्हें यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए बोरान लिया। बोरान का परमाणु क्रमांक जो है 4 है और इनका परमाणु भार जो है 9 है। इन पर अल्फा कण, ये जो है अल्फा कण है, अल्फा कणों की खूब बमबारी की। बमबारी करने के बाद बेरिलियम कार्बन में चेंज हो गए और उनके साथ ही न्यूट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। अब देखते क्या, इनका द्रव्यमान, जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अतः न्यूट्रॉन किसी परमाणु का वह मूल कण है जो उदासीन होता है और जिसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 किग्रा होता है। यानी जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का है उतना ही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का भी है। इनका यही मतलब था। और यहाँ पर देखिए उन्होंने बोरान को लिया। बोरान का परमाणु क्रमांक जो है 5 है और उनका परमाणु भार 10 है। ठीक, परमाणु क्रमांक को आगे लिखते हैं और परमाणु भार को तत्व के ऊपर लिखते हैं। उन पर अल्फा कणों की बमबारी की। ठीक, अल्फा कण है, जब बमबारी की तो जो बोरान है, बोरान डायरेक्ट नाइट्रोजन में चेंज हो गए। अब उन्हें एक मूल कण मिले जिन्हें उन्होंने उनका नाम न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक, इस प्रकार न्यूट्रॉन की भी खोज हो गई। अब देखते हैं न्यूट्रॉन की प्रकृति, यानी न्यूट्रॉन का नेचर कैसा होता है। नेचर ऑफ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन जो है 1H1 को छोड़कर, हाइड्रोजन जो है उनके कई तत्व हैं, वो जैसे 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। उनमें से केवल 1H1 को छोड़कर शेष सभी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। केवल एक ऐसा ये तत्व है जिनमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः ये किसी भी परमाणु का मूल कण है। इसी प्रकार से ये भी कन्फर्म हो गया कि जो न्यूट्रॉन है ये भी मूल कण है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन कण है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन पर ना ही कोई धनावेश होता है और ना ही कोई ऋणावेश होता है। इसलिए यह कण जो है
वो विद्युत उदासीन होते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं कि ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बताया था, वो जो दोनों मूलकण थे वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जा रहे थे, जबकि न्यूट्रॉन एक ऐसा मूलकण है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। इनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वही न्यूट्रॉन का ही भी द्रव्यमान, थोड़ा से अंतर है उन्हें, या लगभग बराबर में हम कह सकते हैं। पांचवा लास्ट पॉइंट है, विद्युत उदासीन होने के कारण E/m का मान शून्य होता है। जब इन पर कोई आवेश ही नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है उनका मान जो होगा E/m शून्य होंगे। जैसा कि इन पर जब जब कोई आवेश नहीं रहेंगे तो 0 हो जाएगा, और जबकि इनका द्रव्यमान जो दिया है m दिया है 1.675 × 10⁻⁻27 kg, ये kg में दिया है। अगर यही हमको ग्राम में बदलना है तो हो जाएगा 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, ये ग्राम में हो गया, और ऊपर वाला जो है वो किग्रा में हो गया। इनका ये मान दिया है। जब हम E/m करेंगे यानी 0/1.675 × 10 किन्हीं एक को चाहे जिनको ले ले -27 को लेंगे। जब इनका भाग ऊपर वाले में देंगे तो E/m का मान आएगा, E/m का जो मान आएगा वो 0 आता है। ठीक, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।